बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? वैसे गर्मी की हमने इतनी गर्मी को दुहाई दी है ना कि हम देख रहे हैं गर्मी ने थोड़ा सा अपना जो है ना टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया है। डू यू एग्री? यस, आई वुड अग्री विद यू, क्योंकि कराची में तो हवाएं भी चल रही होती हैं, तो एक तो ये होता है कि चले हमें सुकून यहाँ पे हो जाता है कि हवा चल रही है। बट हैविंग सेड दैट, भाई कैपिटल का मौसम इतना हसीन, वहाँ पर तो बारिश क्या, हवा क्या, आंधी क्या और काले बादल वाला जो मौसम होता है ना, बड़ा एक स्पेसिफिक सा मौसम होता है, वो चल रहा है भाई वहाँ पर। और देख के खुशी, हम बस स्नैप्स देख के खुश हो जाते हैं फिलहाल कराची वाले, क्योंकि कराची में अभी दूर दूर तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग तो रील्स और सोशल मीडिया पे बहुत कुछ इतना हो रहा है, आसानी पे आसानी होती जा रही है। यानी आप एक जगह से बैठ के दूसरी जगह दूसरों से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत कुछ हो गया अब तो। अच्छा, मुझे आसानी से याद आया, बाय द वे जीमेल पे एक टाइम था ना कि आप लंबी लंबी ईमेल्स खुद ही टाइप कर रहे होते थे। नाउ यू कैन, रादर देन टाइपिंग, आपके पास एक और ऑप्शन भी आ गई है कि अब आप बोल के आप सारी वो लिख सकते हैं अपनी ईमेल। तो मैं ये सोच रहा था कि इंसान जिस अज़ा का इस्तेमाल कम करे ना जिस्मानी, वो कम छोटा होने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि अब लोगों की ना ऐसे ऐसे ज़बानें लंबी हो जाएंगी और उंगलियां छोटी हो जाएंगी। वैसे ज़बानें तो लोगों की लंबी हो ही गई हैं, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह के वो कमेंट कर रहे होते हैं, तो हम कमेंट के हवाले से बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे बड़ा टाइम है लोगों के पास, और जाहिर है मैं ही हैरान होती हूँ समटाइम्स टाइम के लोग जो हैं मल्टीपल उनके अब इंटरेस्ट हो गए हैं सियासत पे। और हम देखते हैं कमेंट कर रहे होते हैं, मैच हो रहा हो तो उस पर कमेंट कर रहे होते हैं, और फिर अगर कोई रील आ जाए, वायरल हो जाए, तो बस फिर उसके भी पीछे दुआ ये करनी चाहिए कि ये जो ब्रिगेड है ना, ये जो कीबोर्ड ब्रिगेड है, ये खैर वाले मामलात पे आपके पीछे पड़े, वरना तो आपकी बचत नहीं है। खास तौर पर अगर हम कुछ ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स ऐसे भी हैं, प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर तो कोई सेंसरशिप नहीं ना, वो एक्स जैसे ऐप्स हैं। तो एक्स के ऊपर अगर आपसे कुछ हो गया लेफ्ट राइट, तो फिर आप अपनी बचत खुद ही आप लोगों ने करनी है। लेकिन चलें जी, हम यहाँ पर आगाज़ करते हैं ज़रा अब जीत से और खुशी से, सेलिब्रेशन से। कल हम आपको बता रहे थे जी, हैट्रिक पाकिस्तान के पास चांस है करने का। कहाँ मैदान में, वो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की हैट्रिक। तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वनडे सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो स्टेडियम में मैच हुआ, बड़ा फैसला कुन था। वनडे लो स्कोरिंग था, लेकिन बड़ा थ्रिलर किस्म का हमने इसमें कर ही लिया। 158 रन के ताकुब में शाहीनों को शदीद मुश्किलात हुई, और फिर लाहौर में हमने देखा तेज आंधी, वो साइम भी हवाला दे थे ना कैपिटल का। तो पंजाब भर में हम देख रहे हैं बारिश के बाद जी, टॉस के बाद हमने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये गलत साबित हुआ, ये फैसला जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, जो टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। अच्छा जी, अब आपको जरा कुछ हाइलाइट्स भी दिखा देते हैं, कल क्या ज़बरदस्त मैच था, तो उसकी कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब हमने जो हमने हदफ स्कोर करना था, वो कोई ऐसा पहाड़ जैसा हदफ नहीं था, वो सिर्फ 158 रन का हदफ था और शाहीनों के लिए, लेकिन फिर वो पहाड़ जैसा साबित हुआ। कौमी टीम ने आसान काम को भी मुश्किल बनाने का अपना मिशन पूरा किया, और आसान टारगेट के ताकुब में विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। जब विकेट्स टू बी ऑनेस्ट जब गिर रही थी ना, तो कोई दिल को खास उम्मीद नहीं थी कि हम आज का मैच जीत जाएंगे, बस दुआएं हमने तेज़ कर दी थी। मुझे लगता है दुआएं रंग ले आई। कौमी बैटर्स ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के सामने डरते हुए और खेलते हुए नजर आ रहे थे। एक शक्ल पे वो जो स्पेसिफिक टेंशन नजर आती है ना हमारे खिलाड़ियों की, कल वो जनाब नजर आ रही थी। फिर 112 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद शादाब और अब्दुल समद ने मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई और वनडे सीरीज पाकिस्तान में। शादाब की तो जगह पक्की हो गई ना। शादाब ने देखे स्कोर किए रन, ऑलराउंडर हैं वो। फिर उन्होंने कल बॉलिंग में भी हमने देखा, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। इसी तरीके से शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। इस तरह अगर हम अबरार की बात करें तो शाहीन आफरीदी ने 3, अबरार और शादाब ने 2 विकेटें हासिल की। तो कल भी शादाब का दिन था, और जैसे कि आपने बताया, ज़रा देख लेते हैं इसकी भी हाईलाइट्स। हम ये आपको पता है कि T20 के कप्तान सलमान अली आगा थे और ODI के शाहीन आफरीदी थे। वी वर एक्सपेक्टिंग कि शाहीन आफरीदी को T20 का कप्तान बनाया जाएगा, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाहीन आफरीदी की कप्तानी समवट रंग ला रही है। 2 के ऑस्ट्रेलिया की B या C टीम खेल रही है हमारे खिलाफ, लेकिन देन अगेन ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग टीम और उनके पास एक्सपीरियंस भी है। माना कि उनके जो मेजर प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे थे इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी प्लेयर्स तो थे और हमने मोरल बड़ा हाई। वो ये कि हमने 3 कंसेक्यूटिव सीरीज़ जो है वो जीत ली हैं, तो ये हैट्रिक हमारी हो गई है जीत की। तो लेकिन और आप ये देखें कि इसके बाद वर्ल्ड कप होना है 2027 में।
मैं कहीं पढ़ रही थी कि यानी कि इसके बाद 50 दिन तक कोई मैचेस नहीं होंगे, तो ये बड़ा सैड है फॉर क्रिकेट फैंस इन पाकिस्तान। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, इस पर हम जानना चाहेंगे कि जी, लेकिन मसले हमें फिर भी नज़र आ रहे हैं। जीत ये हो गई है, जीत गए हम, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैच था, उसमें भी हमें इतनी मुश्किलात पेश आती हैं। चले वनडे की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब T20 होता है तो वहाँ पर स्ट्राइक रेट बड़ा जो है वो तंग कर रहा होता है। पावर प्ले में हमारी जो टीम है वो स्कोर नहीं कर पाती है। फिर जो डेड ओवर्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं हमारे बॉलर्स, तो ये बड़ा मसला होता है। और बॉलर्स का कॉम्बिनेशन, बैटर्स का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट वन डाउन कौन आएगा, ये तमाम तरह जो मामलात हैं ना, इन पर हमें बड़ा नजर रखने की और जरूरत ये है। मैं जो हमें जो तो हैरत ये होती है कि सदफ को अगर ये बातें पता है, मतलब ले मैंने ना, ऑब्वियसली कोई प्लेयर तो नहीं है, अगर हम इन बातों का इदराक रखते हैं तो फिर माइक हैसन क्यों नहीं रखते और प्लेयर्स क्यों नहीं रखते। बहरहाल शाहीन आफरीदी ने मैच के बाद क्या उनके तासुरात थे, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं ज़रा। साथ ही आपको भी बता दें कि जनाब लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड पर 150वां टेस्ट मैच पहले ही दिन इंतहाई दिलचस्प था। क्या सनसनीखेज एक्साइटिंग किस्म का वो मैच था, और टेस्ट के आगाज पर ही 16 विकेटें गिर गईं। 16 विकेटें। पहले जनाब कीवी बॉलर्स ने इंग्लिश बैटिंग लाइन को उड़ा कर रख दिया और 140 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। अब मेज़बान टीम जो थी वो जनाब 40 ओवर भी ना खेल सकी और हैरी ब्रुक ने 56 रन के अलावा कोई बैटर विकेट पर ना टिक सका। तो ये जो होते हैं ना, ये बड़े एक्साइटिंग मैचेस होते हैं। ये एक्साइटिंग इसलिए भी है साइम क्योंकि हम नहीं खेल रहे हैं ना। जब हम नहीं खेल रहे होते और दूसरे मैच खेल रहे होते हैं तो फिर आप मैच भी इंजॉय करते हैं, आप विकेटें भी गिरते हैं इंजॉय करते हैं, आप चौके छक्के भी इंजॉय करते हैं। चलिए जी, बात कर लेते हैं अपनी जीत के हवाले से। हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कामरान, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है शाहिद हाशमी नुमाइंदे खुसूसी वो भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा कामरान से मैं ज़रा आगाज़ कर लेती हूँ। कामरान मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है जीत हम गए हैं, लेकिन बड़ा लो स्कोरिंग मैच था, गिरते पड़ते बहरहाल जीत गए, जीत की हैट्रिक भी हो गई है। आप कैसे टीम परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे? मेरे लिए तो ये बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी एशियन टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया से जीतना, और वो एक जीत हमें मिल गई है। मुझे लगता है कि यही एक हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमने सीखा क्या, आगे आने वाले इवेंट के लिए क्या इस टाइप की क्रिकेट हमारी क्रिकेट को बेहतर करेगी, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आगे जो सीरीज़ होगी, जो क्रिकेट होगी, वो ऐसी रड़ा पिचेस पे नहीं होगी, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन पे नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में आप टीमें इतना स्कोर बनाती है। हमारी टीम को इतनी प्रॉब्लम हुई चेज करते हुए, अगर वो शदाब और अब्दुल समद ना वो पार्टनरशिप लगाते, शायद मुझे लग रहा था हम 20-25 रन से हार जाएंगे। तो इस टाइप की क्रिकेट आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं करती। तो मजीद अपनी टीम को आप अंडर प्रेशर ला रहे हैं, अपने प्लेयरों को अंडर प्रेशर ला रहे हैं। पाकिस्तान का दुनिया का बेस्ट प्लेयर बाबर है, वो कितनी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। सलमान अली आगा की फॉर्म देख लें, कोई यहाँ पे आप बैटर्स को कसूरवार कह ही नहीं सकते। फिर आपके स्पिनर्स हैं, अच्छी है, अफाक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी डेब्यू सीरीज रही है, सीरीज अपने नाम उसने की है, प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है। लेकिन क्या हम आगे जो कंडीशन आएगी कि वहाँ पे ऐसी ना बॉलिंग हुई, ना ऐसी ब्रेक मिली स्पिनर्स को, तो वो डबल माइंडेड रहेंगे कि हमें ब्रेक नहीं मिल रहा, स्क्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। हमें यही प्रॉब्लम नुमान और साजिद पे नज़र आई है। जब वो रडे पे खेलते हैं वो आउट करते हैं। जहाँ पे थोड़ी सी अच्छी कंडीशन आती है, जैसे लाइक अभी बांग्लादेश में हम लोग गए हैं, ब्रेक नहीं, वो हमारे स्पिनर स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो फिर उनके वो देखे कि वे एक बिल्कुल ही एवरेज बॉलर नज़र आते हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, आउट नहीं करके देते। तो हमारे स्पिनर्स को आप इजी कंडीशन देंगे, हमारे फास्ट बॉलर्स को देंगे, तो वो हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। तो हम और बेहतर करके जीत सकते थे, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर कर सकते थे। आजकल की मॉडर्न डे में 157 रन करना अजाब हुआ था, तो फिर अंदाजा लगा ले कि ये चीज़ें बेहतर नहीं है। सिर्फ हाँ लिखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं। ठीक है कामरी भाई, आपका पॉइंट आ गया। अब शाहिद भाई आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने, अगर हम ये कहें कि आसान सीरीज़ भी मुश्किल बनाकर जीत ही ली तो गलत ना होगा। ठीक है कि किसी भी एशियन टीम के लिए अगर ऑस्ट्रेलियन टीम से जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है, मोराल भी हाई होगा, टीम को एक बूस्ट मिलेगा, बट कैसे एनालाइज करेंगे आप कल की परफॉर्मेंस को?
जैसे कामरान अकमल ने कहा कि हम जीत तो गए लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छी नहीं है, हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं है, हमारे बॉलर्स हमारे बैटर्स के लिए अच्छी नहीं है। हमको यही सीरीज 3-0 जीतनी चाहिए थी, अच्छे बड़े स्कोर होते, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती। लेकिन जब कप्तान राजी, कोच राजी, तो क्या करेगा काजी? काजी तो कुछ भी नहीं कह सकता, वो ये सिर्फ यही कहेगा कि 2027 का जब वर्ल्ड कप आएगा जब देख लेंगे हम, ठीक है वहां पे भी इसी तरह की पिचेस होंगी। हालांकि वहां पे इस तरह की पिचेस नहीं होंगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, शाहीन को, कोच माइक हैसन को चाहिए कि कोशिश करें कि हमें एक सीरीज या तो साउथ अफ्रीका में मिल जाए या जिम्बाब्वे में मिल जाए। जिम्बाब्वे भी बड़ी अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम बन गई है। अच्छी सीरीज हमें 2-3 और मिलेंगी तो हमारी तैयारी होगी 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। ये कहना कि अब हम वेस्ट इंडीज में जाएंगे और इंग्लैंड में जाएंगे, बहुत से प्लेयर टेस्ट मैच खेलकर वर्ल्ड कप की तैयारी कर लेंगे, ये कोई भी नहीं मानेगा बात। बिल्कुल। अच्छा कामरान, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया 158 रन्स थे, वो चेस करने के लिए बड़ा, हमें कहते हैं ना कम ओवर्स में कर लेते, मैच तो हमें ऐसे जीतना चाहिए था। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की जब हम बात कर रहे थे, बाबर आजम का भी आपने हवाला दिया, 84 गेंदों पर 40 रन बनाए, लग रहा था टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उन्हें तो गेम फिनिश करना चाहिए था। और लास्टली हम उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से सब बड़े खुश थे कि चलो जी वो जो बैड पैच था वो ज़रा ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये हो क्या जाता है हमारे प्लेयर्स के साथ? नहीं सदर, इस सीरीज में आप किसी को बैटर्स को ब्लेम नहीं दे सकते। ये बैटर्स के लिए बड़ी टफ कंडीशन थी, इतनी इजी नहीं थी। ये तो मुझे लगता है कि शायद भाई ने जो कहा वर्ल्ड कप की तैयारी, मुझे नहीं लगता ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी। ये सीरीज मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज में जो टेस्ट क्रिकेट होनी है उसकी तैयारी है, जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में आना उसकी तैयारी है। ये वनडे क्रिकेट की तैयारी नहीं है। इवन आप वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अगली कोई सीरीज पाकिस्तान से बाहर हुई तो वहां पे भी आपको ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी, इवन टेस्ट मैचेस नहीं ऐसे मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हमने टेस्ट मैचेस की तैयारी की है। टेस्ट वाइट बॉल क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट मुझे लगता है जो अहमदाबाद में आईसीसी की मीटिंग हुई है ना, तो टेस्ट क्रिकेट वाइट बॉल में करवाने लगे, उस टाइप की ये सीरीज है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये करें। और बाबर के आप पहले वनडे में भी देखें, जो पार्टनरशिप लगी गाजी गौरी के साथ, 200 रन चेज करने थे, तो वो पार्टनरशिप हमें जितो आ गई थी पहला वनडे, नहीं तो हम 2-0 से ये कल का मैच खेलते। उसके बाद कल के मैच में भी 40 रन उसने अपना टेम्परामेंट दिखाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। ये आईसीसी का इवेंट नहीं था, 157 रन से वहां पे सिर्फ जीतना जरूरी था, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं थी, अलाउ ही नहीं कर रही थी कि वो अपने शॉट्स खेले जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है, परफॉर्म किया जाता है। सलमान अली आगा देखे, मैं इस सीरीज में अपने लड़कों की टेक्निक, अप्रोच जो भी है, मैं उसको ब्लेम नहीं दूंगा। ये सारा ब्लेम आपके कोच को जाता, ये सारा ब्लेम आपके कप्तान को जाता, ये सारा ब्लेम उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी को जाता है कि जिन्होंने ऐसी इजाजत दी है, जिन्होंने ऐसी अप्रोच अपनाई है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग बेहतर कंडीशन बना के सी टीम के खिलाफ हम अच्छी क्रिकेट खेल के अपने आने वाली सीरीज, चाहे इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे ट्राई नेशन शुरू होनी है इंग्लैंड श्रीलंका की, उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए थी। राइटली सेड। शायद भाई ज़रा आपसे थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन साइड की एनालिसिस भी जान लूँगा, बड़ी पूछ ले। हाँ जी, क्रिटिकल नज़र रखते हैं। ज़रा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक तो तेज़ आंधी, ऊपर से हो गई बारिश, ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर फिर बैटिंग करने का फैसला, आपको लगता है कि बैटिंग करने का जो फैसला था वो गलत साबित हुआ? फील्ड करना चाहिए था उनको पहले? जो पिच का एनालिसिस कर रहे थे बाजिद खान, ज़ाहिर सामने से देख रहे थे पिच, उन्होंने ही कहा था कि दूसरी बैटिंग में ये पिच ज़्यादा आसान हो जाएगी। आसान तो बिल्कुल भी नहीं हुई, पहले में भी मुश्किल थी, बड़ा रुक कर आ रहे थे गेंद और डबल पेस विकेट थी, बहुत मुश्किल कंडीशन थी बैटिंग की। और कुछ ऑस्ट्रेलियन ने शॉट भी बड़े गलत खेले। पहले ही ओवर में मैथ्यू शॉट जिस तरह आउट हुए, फिर 65 रन बनाकर जो जॉश इंग्लिश ने शॉट खेला जिसपे वो आउट हुए, कूपर कॉर्नली अभी आईपीएल से आए, ज़ाहिर T20 के मोड में होंगे, उन्होंने जिस तरह का शॉट खेला, ओलिवर पीक पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे। तो ऑस्ट्रेलियन ने 4-5 ने शॉट बड़े गंदे खेले, वो आउट हुए। अगर वो इस पिच पर 180 रन बना लेते तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 158 रन चेस करना इतना मुश्किल हो गया कि इतनी कंडीशन टफ थी कि नहीं बन रहे थे रन, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस अपने माइंडसेट के हिसाब से खेलते हैं। उन्होंने पहले मैच के बाद कहा कि 200 रन कम थे, हम 230 बनाएंगे तो जीत जाएंगे। अगले मैच में उन्होंने 231 बनाए, जीत गए।
अगर कल वो यहाँ इस पिच पर इन कंडीशन में 180-200 रन बना लेते तो पाकिस्तान को कभी भी नहीं जीतने देते। 112 पे उन्होंने 6 आउट कर लिए थे। वहाँ के बाद उन्होंने इतना प्रेशर डाला कि किसी और में 2, किसी में 3, कोई मेडन, बहुत ही मुश्किल कंडीशन थी। और ऑस्ट्रेलिया वाले जब भी सब कॉन्टिनेंट का दौरा करते हैं वो सीखने के लिए जाते हैं। उन्होंने 2-3 प्लेयर कहते हैं कि हम 2-3 प्लेयरों को सिखाते हैं सब कॉन्टिनेंट कंडीशन, और हमने तो 3 के 3 मैच 11 प्लेयरों से खेल लिए। हमारे कोच ये कह रहे हैं कि मैं अपना प्लेयरों का नेट बढ़ाना चाहता हूँ, ज़्यादातर प्लेयरों को चांस दे रहा हूँ। तो भाई कल मैच में कोई 2 प्लेयर तो चेंज कर लेते, एक फास्ट बॉलर कर लेते, एक आप रोहेल नज़ीर को खिला लेते। आपने तो किसी को चांस ही नहीं दिया। शामिल हुसैन आपका बेंच पे बैठा रहा। अगर माँ सदाकत तो साहबजादा फरहान ने पहले 2 मैचों में रन नहीं किए थे तो कल शामिल हुसैन का चांस बनता था। अगर हारिस, हाँ, और आपको मतलब अपने प्लेयर यूज करने चाहिए थे। लेकिन जब डर हो, खौफ हो कि सीरीज हार गए, मुझे कहीं कोचिंग से ना हटा दिया जाए, तो फिर इसी तरह के फैसले हो। कामरान, वैसे आप शाहिद साहब की इस बात पे क्या कमेंट कीजिएगा? और मैं यहाँ पर शादाब का भी रेफरेंस देना चाहूँगी। 5 मैचेस के बाद बिलाखिर उन्होंने विकेट हासिल कर ली और तीनों मैचेस में उनकी जो परफॉर्मेंस है हमने देखा एज बैटर उन्होंने परफॉर्म किया। इसी तरीके से गाजी गौरी हैं, उन्होंने वैसे इम्प्रेस किया। अब आप क्या कहेंगे जो सिलेक्शन हो रही है प्लेयर्स की वो किस तरह से हो रही है? देखिए सदब, शाहिद भाई ने तो कल के मैच की बात की है। मैं तो पहले मैच में टॉस से बात कर लेते हैं। जो हमने पहले मैच में भी टॉस जीत के बॉलिंग की है, दूसरे में भी की है, वो भी गलत फैसला था। हमें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। वो अगर 230 अगर पहले वनडे में भी कर लेते तो शायद हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होती। फिर सुफियान पहले वनडे में 100% डालता था, खेलता था। आपका वनडे का बड़ा अच्छा बॉलर है। जो पैटर्न कप हुआ है उसमें उसने आउट किए हुए हैं KRL से। फिर उसके बाद PSL का आपका बेस्ट बॉलर है, तो आप उसको स्ट्रेट वे मैच में खिलाना चाहिए था, नो डाउट। अब शादाब कर गया, उसने बैटिंग में ज़्यादा अच्छा किया, बॉलिंग में कल उसने अच्छी बॉलिंग नजर आई। कंडीशन ऐसी थी स्पिनर्स के लिए, 6 मैचेस के बाद उसको 2 विकेटें मिली हैं। तो वो जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को फेवर देंगे तो जो एक परफॉर्मर है, जो एक क्या नाम है, एक स्किल के साथ आया, बड़ी परफॉर्मेंस करके आया, उसकी फिर जगह बननी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर उसके बाद आपने इस सीरीज में आप देखें कि नया बॉल किसने करना है। 2 फास्ट बॉलर्स के साथ कर रहे हैं। पहले वनडे में 11 से 12 ओवर्स किए हैं, दूसरे में 11 से 12 ओवर्स किए हैं, तीसरे में जाके आप देखें कि कुछ ज़्यादा ओवर्स हुए हैं। ऑलराउंडर नहीं है। नया बॉल साउथ अफ्रीका में जाके या ODI सीरीज अगली कोई भी होती है, एटलीस्ट 50 ओवर्स में 28-30 ओवर्स फास्ट बॉलरों ने करने हैं। तो यहाँ पे तो स्पिनर्स ने ज्यादा ओवर्स किए हैं। तो ये कोई प्लानिंग के साथ सीरीज नहीं खेलेगी। सिर्फ ये थी कि हम जीत जाएं, हमें डर हो, हम डरी हुई क्रिकेट खेल रहे थे। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मैं फिर बोलूंगा वो अच्छी नहीं थी। हम जीत तो गए हैं, लेकिन दुनिया में हमें इस क्रिकेट को खेलते हुए बड़ा मजाक बना। इवन ऑस्ट्रेलियन हंस रहे होंगे, मीडिया दुनिया का इस क्रिकेट को अप्रिशिएट नहीं करा होगा। ये नहीं कह रहा होगा कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त सीरीज जीती। जबरदस्त उस वक्त होनी थी जब ऑस्ट्रेलिया ये वाली टीम 300 करती, 325 करती, हम चेज करते। बिल्कुल, हम पहले बैटिंग करते, पहले बैटिंग करते, पहले बैटिंग करते, 350 करते, 325 करते, उनको 250 के अंदर आउट करते। तो वो ज्यादा अच्छा होना था, वो ज्यादा अप्रिशिएट दुनिया में होना था। मुझे लगता है कि आप अपनी मर्जी से क्रिकेट चला रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग से क्रिकेट चला रहे हैं, जो इस वजह से 6-7 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट का लेवल नीचे गया हुआ, मेरिट पे नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान भाई और शाहिद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। भाई क्वालिटी क्रिकेट तो मेरे को कल हमें लॉर्ड्स में देखने को मिली थी। क्या ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैच था, सनसनीखेज मुकाबला था। तो इस तरह क्रिकेट अगर हम थ्रिलर वैसे कल भी था, लेकिन हम थोड़े से जो अपने कहते हैं ना हमारी जो वीक पॉइंट्स हैं, हम चाहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आए, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही थी। बहरहाल जीत मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपको भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से मजीद भी अच्छी खबरें हैं जनाब, वो भी बता दें। बिल्कुल जी, तो जब हम खेल के मैदान से आपको सारी खबरें बता ही रहे हैं, तो अब आप ये भी सुन लें कि पाकिस्तान ने जनाब 35 साल बाद मालदीव्स को फुटबॉल के मैदान में शिकस्त दे दी है। किसके मैदान में? फुटबॉल के मैदान में। 4 मुल्क की टूर्नामेंट था ये। कौमी टीम ने मेज़बान टीम के खिलाफ आप ये देखें कि 0 के मुकाबले में 3 गोल से मैदान मारा। पाकिस्तान ने 962 दिन बाद किसी मैच में कामयाबी हासिल की और जीत का तवील इंतज़ार भी ख़त्म कर दिया है। और पाकिस्तान की जानिब से उमर नवाज़, अब्दुल समद अरशद और हारून हामिद ने गोल स्कोर किए। बड़ी खुशी होती है जब क्रिकेट के अलावा भी किसी और स्पोर्ट में हम जीतते हैं और इंटरनेशनल कामयाबी हासिल करते हैं। फुटबॉल में तो हम चाहते हैं हमारी फुटबॉल की ऐसी टीम हो
इतना क्रेज है फुटबॉल का दुनिया भर में, और अभी तो फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है। तो आप देखिएगा, चाहे आपकी टीम है नहीं है, लेकिन लोग जुड़े रहते हैं स्क्रीन से। और बाकायदा आजकल की जो नई जनरेशन है ना, क्रिकेट से ज़्यादा उन्हें फुटबॉल से मोहब्बत है। तो ये इस पे ज़रा हमें काम करना चाहिए। लियारी में देखें, लियारी में तो सब बच्चों ने जर्सीज पहनी हुई है अपनी अपनी फेवरेट टीम्स की, और वहाँ पर पेंटिंग्स चल रही हैं। वहाँ पर तो प्रॉपर वो ब्राज़ील वाला मिनी ब्राज़ील इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर तो फुटबॉल कल्चर इतना ज़्यादा है। बच्चों ने अपने फेवरेट खिलाड़ियों की जर्सीज पहनी हुई है, उनकी पिक्चर्स पेंट कर रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर कल्चर चल रहा है फुटबॉल। चलें जी, तो बात हो गई खेल के मैदान से भी, थोड़ा बहुत हमने वेदर भी डिस्कस कर लिया, लेकिन क्या ख्याल है, ज़रा आपकी जेबों के हवाले से भी बात की जाए, यानी कि आपके बजट के हवाले से, आपकी पॉकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब जून का महीना आता है तो सबको पता होता है जी आइंदा माली साल का बजट बस अब आया ही चाहता है। तो कौमी असम्बली का बजट इजलास बिल आखिर ये तय हो गया है कि 10 जून को शाम 5 बजे होगा, और कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी इस हवाले से भेज दी गई है। वजारत ख़जाना का कहना है कि वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब 9 जून को इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे, जायज़ा बताएंगे जी क्या परफॉर्मेंस रही। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को है, और वज़ीर मुतवक्के है, और वज़ीर आज़म इसकी सदारत करेंगे। बिल्कुल जी, विपाक और सूबों के तरक्याती मंसूबों का जायजा भी एजेंडे में शामिल है। तरक्याती तरजीहात और सालाना इक़्तिसादी अहदाफ पर अहम फैसले भी किए जाएंगे। अब जो तरक्याती प्रोग्राम्स है उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में एक डेडलॉक बरकरार है। पीपी क़यादत का पार्टी की बजट कमेटी पर शदीद इजहार बरहमी, और ज़राए हमें ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी की कमेटी ने बजट तजावीज़ पर लचक दिखाई है, और पीपी कमेटी को अब बजट पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने और तजावीज़ की फौरी हिमायत ना करने की हिदायत दी गई है। ना करने ऑलरेडी आपको याद है कि 5 तारीख दी गई थी बजट के हवाले से कि बजट आ जाएगा। फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म हमें कहते नज़र आए कि वो चाहते हैं तरक्याती बजट में मज़ीद इजाफा किया जाए। फिर हमें ये मालूम हुआ कि जी पीपल्स पार्टी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ज़ाहिर है उनकी मदद से हुकूमत बनी है, तो उनसे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अब पीपी क़यादत वफाकी बजट पर हुकूमत से अब बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकातें हो सकती हैं, इस बात का भी इम्कान है। तो लेट्स सी इस बजट में आम आवाम के लिए क्या आता है, और जो सैलरीड क्लास है क्या उस पर मज़ीद टैक्स लगेंगे, या टैक्स का बोझ कम किया जाएगा, या कहते हैं ना वैसे ही मामला चलते हैं। अच्छा, इस वक्त मुल्क में 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक तो आपको याद है कि वो 28वीं आईनी तरमीम की बाज़कश थी। 28वीं आईनी तरमीम, फिर उसके बाद GB इलेक्शंस, जो इंतखाबी सरगर्मियाँ GB में वो तेज़ तरीन होती जा रही है, साथ साथ अब बजट भी 10 जून को आने हैं। GB से जब हम इंतखाबी सरगर्मियों के मनाजिर देखते हैं, तकारीर देखते हैं, एक तो वहाँ पर कोई बड़ी सीरियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बिलावल साहब और आसिफा भुट्टो जो खातून अव्वल हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, मियाँ साहब हिमसेल्फ वहाँ पर मौजूद हैं। अब जब वहाँ पर तकारीर हम सुनते हैं, 2 इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के ऊपर जब तुंदो तेज़ निश्तर चलाती हैं और वहाँ पर एक दूसरे की कारकर्दगी पर तनकीद करती है, तो मैं ये सब सोच रहा था उस दिन अदर डे कि क्या वाकई ही दिलों में इतनी ये सब बातें हैं कि GB का जब मैदान मिला वहाँ पर अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग है या पॉलिटिकल बयानात हैं? देखिए, सियासी जलसों में ना इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, बताया जाता है पब्लिक को कि देखिए हम आएंगे तो हम ये करेंगे, और जो दूसरी जमात है वो कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन ये है कि हम जो यहाँ पर गहमा गहमी देख रहे हैं ना, एक जो इस वक्त मैं हाइप देख रही हूँ, ऐसा माहौल बना हुआ है। हालांकि कितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हमें कुछ बड़ी कहते हैं ना जनरल इलेक्शन जैसी वाइब्स आ रही हैं। बिलावल साहब जी, पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम मुस्लिम लीग नून की जारी है, उनकी ज़रा तकरीर के हवाले से कुछ बता देते हैं। कहते हैं कि कोई और सूबा बनाने से पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं बिलावल साहब वैसे वहाँ जाकर, कोई और सूबा बनाने से पहले GB की आवाज़ सुने, गिलगित बल्तिस्तान में जियाला वज़ीर आला बनाएं ताकि इस्लामाबाद जाकर बात करूं, वो खिताब कर रहे थे। और वफाकी हुकूमत इदारों से लोगों को बेरोज़गार कर रही है। पंजाब के हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार लोग GB को क्या हुकूक देंगे, ज़रा सुन लेते हैं। अच्छा, साथ में आपको बताएं मुस्लिम लीग नून भी बड़ी एक्टिव है, जैसे कि साइम बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पर पहुँचे, बड़े अरसे बाद हमने उन्हें इस तरह पॉलिटिकली एक्टिव देखा। उसके बाद खुर्रम दस्तगीर साहब, आबिद शेर अली साहब, कैप्टन सफदर साहब, और बड़ी तुंदो तेज़ वहाँ पे बयानात है। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं आइंदा 5 साल में हुंजा कराची नहीं लाहौर जैसा होना चाहिए। वो खिताब कर रहे थे, कहते हैं सफाई लाहौर में है,
कराची में नहीं। अच्छा, और आबिद शेर अली साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का इंतखाब करें ताकि गिलगित बल्तिस्तान में भी पंजाब जैसी तरक्की हो। तो ये जनाब बड़ी, मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट बयानात हैं और दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट बयानात आ रहे हैं। बात कर लेंगे कराची एक एग्जाम्पल बन गया है, हाँ, कराची हवाला वैसे देने के लिए है ना? रेफरेंस बन गया है। हाँ, तो बात कर लेंगे इसी हवाले से। वज़ीर आज़म के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पार्टी पोजीशन क्या देख रहे हैं आप? नून लीग अकेली हुकूमत बना लेगी या आपको लगता है कि मखलूत हुकूमत बनने का भी इम्कान है? हमारी भरपूर कोशिश है, मेहनत है कि हम वहाँ पे कम से कम जो है वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल करें। हमने वहाँ पे 24 टोटल हलके हैं, 22 हलकों में हमने कैंडिडेट फील्ड किए हैं, 2 हलकों में हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से हमारी असेसमेंट के मुताबिक 15 हलकों में हमारी पोजीशन जो है वो बड़ी मजबूत है और हमारी ये कोशिश है कि जो है वो माइनस प्लस जो है वो 15 के जो है वो हम सीटें जो है वो जीत लें। और अगर 12 या 12 से ऊपर हम सीटें जीते हैं तो फिर हम सिंपल मेजॉरिटी से वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होंगे। ओके राना साहब, ज़रा अब हम कुछ हवाले दे दें, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि वैसे तो बड़ा अच्छा फ्रेंडली आप लोगों का रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ जीबी के मैदान में तो बड़ी तनकीद और एक दूसरे पर तीर बरसाए जा रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वफाक में इदारों से लोगों को निकाल रही है, यानी कि बेरोज़गार कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी जब आती है तो रोज़गार देती है, छीनते नहीं है। तो ये ज़रा बता दें किस तरफ इशारा कर रहे हो? देखिए, बिलावल साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन करने के लिए वहाँ पे गए मौजूद हैं। वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। अगर वो ये बात नहीं कहेंगे तो क्या वो ये कहेंगे कि पीएमएलएन की जो है वो गवर्नमेंट बहुत अच्छी है या पीएमएलएन ने लोगों की बहुत खिदमत की है? उन्होंने पीपल्स पार्टी को जो है वो उजागर करना है, पीपल्स पार्टी की जो है वो कामयाबियों को गिनवाना है और दूसरी जमातों की कामयाबियों को भी नाकामी के तौर पे जो है वो शो करना है। तो ये इलेक्शन के जो जलसे या रैलीज़ होती हैं उनमें एक ख़ास पैटर्न है जो है वो तकरीर करने का। तो बिलावल साहब वहाँ पे पीपल्स पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी कारकर्दगी को सराहने और दूसरों से तकाबल करते हुए अपने आप को जो है वो बेहतर साबित करने का उन्हें हक़ हासिल है, वो करें। लेकिन हमारे जो पीएमएलएन के जो रहनुमा वहाँ पे हैं या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो तशरीफ़ ले गए थे, तो हमने जो है वो अपने हवाले से बात की है। नहीं राना साहब, ये बात आपकी बिल्कुल बजाय और ये हम अंडरस्टैंड भी करते हैं कि ऑब्वियसली बिलावल साहब वहाँ पर पीपल्स पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे, नून लीग की तो करेंगे नहीं, लेकिन बिलावल साहब मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो अब हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये सियासी महाजराई है या फिर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है या फिर बाकी इख्तलाफात शदीद हो गए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में। देखिए, ये इंतखाबी मुहिम है, ये सियासी जो है वो मुहिम है। ये कोई वहाँ पे जो है वो कोई ऐसा कोई दुश्मनी का मामला नहीं है, एनमिटी नहीं है। वो एक जमात थी पाकिस्तान में, वो एक लीडर भी थे पाकिस्तान में जो सियासत को जो है वो दुश्मनी में जो ढालते थे और जो इस किस्म का उन्होंने बयानिया मरतब किया था कि दूसरों को गालियाँ निकालो और दूसरों को जो है वो एक एनिमी के तौर पे, दुश्मन के तौर पे लो। तो वो एक अपनी सियासी मुहिम चला रहे हैं और उसमें वो अपनी पार्टी के लोगों को जिस तरह से भी वो मोटिवेट कर सकते हैं उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ये उनका अपना चॉइस है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। और राना साहब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हम देख रहे हैं, बड़ी तनकीद की जद में इस सेंस में आ रहा है कि आपके ही बयान को लेके काफ़ी ज़्यादा हमने देखा, फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से रिस्पांस भी आया। आपने कहा कि इसमें बड़ी करप्शन है इस प्रोग्राम में, और मैं तो ये भी सुन रही थी कि हो सकता है पंजाब जो है ये प्रोग्राम ख़त्म ही कर दे अपनी हद तक। बिलावल साहब जबकि चाहते हैं कि इसके बजट में उस रकम में इजाफा हो, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट मुतालबा कर रहे हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं। वैसे वफाक की पोजीशन ऑफिशियली है क्या इस पर? देखिए, वफाक का मौक़िफ़ तो वही होगा जो दोनों जमातों की जो कमेटीज़ हैं बजट से मुतल्लिक़, वो जिस नतीजे पे पहुँचेंगी। बाकी जो मेरी राय है वो मेरी राय है, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मुझे अपनी राय के इजहार का हक़ हासिल है
और इसी तरह से बिलावल साहब एक पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसे हासिल करने या उसके ऊपर बात करने को उन्हें भी हक़ हासिल है, और बात तो वही आगे चलेगी जिसके ऊपर कंसेंसस होगा। अच्छा राना साहब, कल शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे प्रोग्राम में थी, वो ये कहती हैं कि ख्वाहिशात पर सूबे नहीं बनते। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम ही नहीं तो पहले लाहौर और जनूबी पंजाब को सूबा क्यों ना बना लिया जाए। वो कहती हैं कि इतने अरसे से पंजाब में तो बल्दियाती इलेक्शन हुए ही नहीं। इस पे आपकी क्या राय है? जी, मैंने इस राय का इजहार किया था, शायद इसको उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। मेरी ये राय है, मैं कोई किसी दूसरे के ऊपर अपनी राय को ठोंसना नहीं चाहता। मेरी ये राय है कि इस वक्त जो यानी नए तकाज़े हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जिस तरह से शहरों को मैनेज किया जा सकता है, दुनिया ने जिस तरह से मैनेज किया है, ये ज़रूरी है कि या आप एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आएँ या फिर सूबों को तकसीम करें और छोटे इंतज़ामी यूनिट जो है वो बनाएं। इन दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। अगर आज करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, अच्छे अंदाज से हो जाएगा। अगर आज नहीं करेंगे तो फिर हालात का जबर जो है ये करवाएगा और फिर शायद उसमें जो है वो नुकसान भी हो। तो ये मेरी राय का इजहार है। शर्मिला फारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, उनकी अगर राय इससे मुख्तलिफ है तो ये उनकी अपनी राय है, उन्हें भी अपनी राय रखने और उस पर बात करने का हक़ हासिल है। अच्छा, बिलावल साहब भी ये कहते हैं ना कि अगर सूबे बनाने ही हैं तो पहले जीबी को अलग सूबा बना दें। फिर वो कहते हैं, वहाँ की पब्लिक से कहते हैं हमें इतने वोट दें कि हम आपकी आवाज़ जो है लेकर असेंबली में पहुँचे। इस बात के हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ऐसी ही कोई बात की, लेकिन सारे सूबों की बात नहीं की। उन्होंने कहा मिसाके गिलगित होना चाहिए। अब ये है क्या, और क्या तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, रब्ता किया जाएगा इस हवाले से? जी, मिसाके गिलगित से मुराद यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह से इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में भी हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, इनके ऊपर बात हो सकती है। और उसके नतीजे में अगर ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो जाएं तो उससे जो है वो इंतज़ामी तौर पे भी और फाइनेंशियल तौर पे भी जो है वो इलाकों का, सूबों का या जो मुल्क है उसका फ़ायदा होता है। इसके ऊपर ये एक अच्छी बात है, अच्छी तजवीज़ है, इसके ऊपर बात हो सकती है। अच्छा राना साहब, बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं? कितने पुरुमीद हैं आपके मुज़ाकरात जो है वो मुस्बत तरीके से एंड होंगे? और एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से भी अब मुतालबात सामने आए हैं, क्या मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे आपको लगता है? इस सिलसिले में जो है वो सेकंड लेवल की क़यादत जो है वो उसने आपस में चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं और अल्टरनेट तजावीज़ जो है वो तैयार की हैं। अब ये तजावीज़ जो है ये लीडरशिप लेवल पे जाएंगी और मुझे 100% उम्मीद है कि इनका कोई ना कोई बेहतर हल जो है वो हो जाएगा या कोई चीज़ें जो है वो तय हो जाएंगी और इंशाअल्लाह 10 जून को जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट का मुतफ़िका बजट जो है वो असम्बली में पेश किया है। थैंक यू सो मच। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ थे, इस इंपॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे थे। लेट्स सी जी अब कैसे मजीद मामलात आगे बढ़ते हैं और 7 तारीख को तो हम देखेंगे फिर क्या नतीजा निकलता है। यहाँ पर हमें लेनी छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ज़रा बात करते हैं ईरान और अमेरिका के हवाले से क्या हो रहा है। पहले तो हम आपको बता दें कि अमेरिका की भाई कल 250वीं कहना चाहिए ना एनिवर्सरी मनाई गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल के जो किरदार रहा है ईरान और अमेरिका जंग में जो की तरफ हम लेके गए तमाम तरह मामलात को, उस पर उन्होंने सालिस के किरदार अदा करने पर उनका कहा कि जो किरदार है बड़ा काबिल सताइश है। बिल्कुल जी, और साथ ही साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये दावा किया है कि ईरान से मुआहदे पर दस्तखत के बहुत करीब हैं। कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, हो सकता है हफ्ते के आखिर तक ईरान से मुज़ाकरात में कोई अहम पेशरफ्त हो। और उन्होंने ये भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है कि हम ईरान का यूरेनियम हासिल करने के उससे तबाह करेंगे। तो उनकी अब जो नज़र है ना वो अफजोदा यूरेनियम पे ईरान अब ना मुझसे ज़रा तवज्जो हट गई। अच्छा, सेनेटर फैसल वाडा के हवाले से बता देते हैं। वो कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अब मुआहदे की ड्राफ्टिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हाथों से कर रहे हैं।
तन्हा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तारीख रकम करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने ये अपना कहते हैं ना लिखा, पोस्ट लगाई और उन्होंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी। वो सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहे बल्कि आलमी अमन के लिए भी काम कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं। क्या बात है जी। तो फिर इसी हवाले से हम बात भी कर लेंगे। हमारे साथ माहिर उमूर कौमी सलामती मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत करीब है मुआहदे के, इस हफ्ते तक कोई अहम पेशरफ्त हो जाएगी। ये बात वो बहुत दफ़ा पहले भी रिपीट कर चुके हैं। इसके ऊपर हम आपसे आपका एनालिसिस जानना चाहेंगे। एंड सेकेंडली वो ये भी कहते हैं कि ईरान का अफजोदा यूरेनियम हम हासिल करेंगे और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इस पर भी अपना एनालिसिस दीजिएगा। बहुत शुक्रिया साइम और सदफ। मैं समझता हूँ कि देखें जी, इस वक्त जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं उनके ऊपर दो किस्म के दबाव हैं। एक जानिब जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, फील्ड मार्शल आसिम जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी हुई है 8 अप्रैल को, वो देरपा अमन में बदल सके। और दूसरी जानिब जो है जो नेतन्याहू साहब हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो इस जंगबंदी को नाकाम बनाएं और इस अमन के अमल को सबोताज करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चंद दिन रह गए हैं इसमें लबनान की अराज़ी पे कब्ज़ा करें और हिज़्बुल्लाह की दिफाई सलाहियत को नुकसान पहुँचाएँ। तो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप जो हैं वो ख़ुद भी एक तरह से 3 महाज़ों पे लड़ रहे हैं और उनके सबसे ज़्यादा पुरएतमाद और मुखलिस जो साथी हैं इस अमन के सफ़र में वो फील्ड मार्शल आसिम हैं। लेकिन दाखिली सतह पे भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी उनके ऊपर दबाव बहुत बढ़ रहा है कि जंग को ख़त्म किया जाए और इसके नताइज को सामने लाया जाए, क्योंकि उनके मिड टर्म इलेक्शन भी करीब आते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो जो गम गुस्से का उन्होंने हाल ही में इजहार किया है नेतन्याहू साहब के साथ, वो इस बात का सबूत है कि वो उनसे सख्त नाला हैं, सख्त फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो उनकी अमन की कोशिशों को मुसलसल जो है वो सबोताज कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक उनको धमकी तक दी कि जनाब अगर ये मैं ना होता ना तो आप इस वक्त जेल के पीछे होते। तो ये जंग जो है ना नेतन्याहू साहब इसलिए भी जारी रखना चाहते हैं कि एक तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा कर सके लबनान की, जिसको वो आने वाले इलेक्शन में अपनी विक्ट्री के तौर पे साबित कर सकें, और फिर जो उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं उनकी कार्रवाई को भी वो डिले कर सकें। अच्छा, आपने खुद भी हवाला दिया जो कन्वर्सेशन थी नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप में, फिर हम देख रहे हैं माइक्रो मैनेजमेंट नज़र आ रही है हमें। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने इसराइल और इसराइल ने लेबनान पर हमला ना करने की यकीन दहानी करा दी है। तो हम क्या ये समझें कि अब ये जो मामला है डील वाला और लेबनान वाला ये अलग अलग है या ये इसी का नतीजा है? फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल भी दावा कर रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया जंग को फैलाना नहीं चाहती, सिफारती हल चाह रही है। देखिए ये बात तो एक हकीकत है कि इस वक्त जंग जो है या देरपा अमन बल्कि कहना चाहिए, उसका दारोमदार 4 मामलात की बैक वक्त पेशरफ्त पर मुनहसर है। अच्छा। एक तो ऑब्वियसली एटमी प्रोग्राम का फ्यूचर है जो ईरान का है, दूसरा आबनाए हरमज का खुलना, तीसरा देरपा लबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी, और फिर जो माशी पाबंदियां हैं ईरान पे उन पे नजर सानी। तो मैं समझता हूँ ईरान शायद ये तवक्को करता है कि इन चारों चीज़ों पे बैक वक्त जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो एटमी प्रोग्राम या आबनाए हरमज पे कोई लचक उस वक्त तक दिखाए जब तक कि सदर ट्रंप जो है वो लबनान में देरपा जंगबंदी या कुछ माशी पाबंदियों में जो तखफीफ है उसकी जमानत नहीं देता। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम ब्रेक पे हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। यू वाचिंग AY न्यूज़। मैं और सदफ आपको पता है हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर से आ गया आपके सवेरे को बाखबर बनाने के लिए। ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये बड़े इंटीग्रल दिन है। पूछें क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं, गिलगित में इलेक्शंस हैं, उसके बाद फिर जनाब सर पे है बजट। अभी जो बजट वाला टाइम होता है ना, हर साल बहुत से हल्कों में, बहुत से तबकों में एक इज़्तिराब की कैफियत होती है। खासतौर पर हमारा जो तबका है, सबका है, इसमें एक इज़्तिराब पाया जाता है। चाहे हमें गोइयाँ हो रही होती हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन साहिब
मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको भी इंटीग्रेट किया जाता है बजट में, उसका भी जैसे कि हम अगर सोलर सिस्टम की बात करें या फिर हम अगर बात करें कि जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उनकी बात करें, ईवी की तरफ हम जो सारी सूरत हाल जा रहे हैं, ई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, अब सुनने में आ रहा है जी क्रिप्टो के हवाले से भी फैसले होने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, तो पाकिस्तान में आपको पता है कि आइंदा माली साल के बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में लाने की तैयारियां जा रही हैं और ज़राए हमें ये बताते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 10 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है, जबकि IMF की मुशावरत के बाद डिजिटल असासों से हासिल होने वाले मुनाफे पर भी टैक्स लगाने की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। तो क्रिप्टो वाले होशियार हो जाएं। टैक्स पर टैक्स लगने की जो तजावीज़ है वो ज़ेरे गौर है। हुक्काम ये कहते हैं इस इक़दाम से हुकूमत को अरबों रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को है। मैं तो चले, अगर आपको रेवेन्यू कहीं से जनरेट हो रहा है तो सैलरी क्लास पे थोड़ा रहम कर दें, बस मेरा ये एक छोटी सी मेरी तजवीज़ है, मेरी भी तजवीज़ एक है, अवाम के रिक्वेस्ट है। पर्सपेक्टिव से। जनाब मजीद तफसीलात जान लेंगे। AY न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ज़रा बताइएगा, क्रिप्टो करेंसी पर मुमकिन 10 से 30% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने का फैसला है और इससे आम सार्फिन पर क्या असर पड़ेगा और क्रिप्टो वाले इससे किस हद तक मुतासिर होंगे? जी देखिए, अब IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी रियायतें हैं और जो छूट है उनको मरहलावार ख़त्म किया जाए, इसलिए मुख्तलिफ़ कारोबारों के ऊपर जो है वो जो छूट है वो हम की जा रही है। अब इसी में जो है क्रिप्टो करेंसी को भी शामिल किया गया है, उसकी जो एक्सचेंज है उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर 10 से 30% तक जो है वो कैपिटल गेन लगाने की जो है वो का इम्कान है। इसमें जो है एक इनकम टैक्स की शिक है 37A(b), इसमें जो है C को शामिल किया जाएगा। अगर ये C शामिल होती है तो कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो टैक्स आयद होगा। इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 6 महीने से एक कमेटी बनी हुई है जो कि मशावरत कर रही थी और उसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो अब जो एक्सचेंज कंपनीज हुकूमत पाकिस्तान बना रही है मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनियों के साथ मिल के उसके ज़रिए ट्रांजैक्शन होंगी, उसके ज़रिए जो है ये टैक्स वसूल होगा। अभी चूँकि हमारे पास कोई क्रिप्टो की अमाउंट जो है वो उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 3 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो ये इसको इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 90 लाख की ट्रांजैक्शन साल की होती हैं। इसके साथ साथ जो है वो एक एस्टिमेट ये भी है कि तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर जो है वो इसकी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, उसमें से कुछ अमाउंट आ सकती है। इनिशियली जो है वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन की जो भारी अमाउंट होंगी उनके ऊपर टैक्स होगा, उसके बाद फिर इसको जो कम ट्रांजैक्शन की अमाउंट होंगी उन पर भी टैक्स आयद हो सकता है। लेकिन हुकूमत के लिए क्या ये चैलेंज होगा? आपने जो सार्फिन की तादाद बताई इनको टैक्स नेट में लाना, और ज़ाहिर है जो कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही है वो 10 से 30% तो बहुत ज़्यादा नहीं है शुएब? जी पड़ोसी मुल्कों में भी इतना ही है और इसके ऊपर जो है स्टेट बैंक ने बहुत जो है उम्दा काम किया है और हमने स्टेट बैंक की जब तक मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस और जो प्रेजेंटेशंस देखी हैं उसमें ये निज़ाम इंतहाई ख़ुदकार होगा और बहुत जल्दी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ने तरीक़ाकार अपनाया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। जो FATF की जितनी की कंप्लाइंस है वो सबके सब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें जो है उसको यकीनी बना रहा है। जो एक तकरीबन 55 सफ़ात का कानून है इसके ऊपर, जिसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट ने तकरीबन 4 से 6 महीने लगकर उस कानून को पढ़ा है और उसके बाद जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें अप्रूव हुई हैं। अब ये फाइनेंस बिल में भी आएंगी तो इसको दस्तावेज़ी बनाने में और इससे टैक्स कलेक्शन करने में बहुत आसानी होगी। सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स चेंज कंपनियाँ हैं जैसी वो कायम होती हैं उसके बाद जो इस बात का इम्कान होगा कि पाकिस्तान में ये रकम आ सकेगी। जी अच्छा, और ज़रा हमें शुएब इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि अब IMF की जो मुशावरत है उसके बाद वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के बाद क्या पाकिस्तान वाकई आपको लगता है क्रिप्टो मुकम्मल तौर पर रेगुलेट करने की तरफ बढ़ रहा है? जी देखिए, इसमें जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो मुख्तलिफ इजलास हुए हैं इसके पाकिस्तान एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के, उसमें जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ आई थी सामने और इसको निज़ाम को बड़ा ही जो है वो जामे और मौसर बनाया गया है। इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी बनाई गई है। तमाम के तमाम जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको पाकिस्तान में अपनाया गया है और इस बात की तवक्को है कि पाकिस्तान में इसकी ट्रांजैक्शन होगी तो जैसे इस वक्त पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा होता है और जहाँ हम देखते हैं कि कहीं जो है वो मैनिपुलेट होने का खदशा हो तो ऑटो लॉक लग जाता है इसके पाकिस्तान एक्सचेंज के अंदर। इसी तरह जो है क्रिप्टो के अंदर भी जहाँ जहाँ जो पाकिस्तान की बैक इस वक्त तजर्बात माजी में पाकिस्तान ने हासिल किए स्टॉक मार्केट से और जो इंटरनेशनल तजर्बात हैं उनको भी इसके अंदर यकीनी बनाया जाएगा ताकि जो पाकिस्तान के छोटे सरमायाकार हैं एसेट
के अंदर और क्रिप्टो के अंदर या और जो इसमें ऑनलाइन करेंसीज हैं उनके अंदर उनका नुकसान ना हो। इसके एक लिए और बात इसके साथ-साथ बताइएगा जितने भी जो कि बड़ी पाकिस्तानी- अहम है, ये ज़रा मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो टैक्स है 10 से 30%, ये वॉलेट साइज़ के ऊपर आयद होगा? जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरे वॉलेट में 2000 USDs मौजूद हैं तो ये उस पर आयद होगा या फिर पर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ये लगेगा, पर ट्रेड? जी, ये पर ट्रांजैक्शन जो पर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट होता है उसके ऊपर इसकी शरह जो है वो आयद होगी। जैसे पाकिस्तान में कैपिटल गेन अगर बैंकों में आप रकम रखें तो उसके ऊपर जो है जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसका 10% होगा। इसी तरह जो ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10 से 30% की शरह जो है वो हो सकती है। और ये पाकिस्तान के जितने अकाउंट होंगे, जितने भी पाकिस्तानियों के अकाउंट हैं जो उसको चाहें कि उनका करेंसी अकाउंट जो है वो क्रिप्टो में चला जाए तो वो पाकिस्तानी अकाउंट ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो चला जाएगा और वहीं से वो ट्रांजेक्शन कर सकेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर भी किया जाएगा। ठीक है शोएब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से डिटेल बताई। तो जनाब ये तमाम तर तैयारियाँ हो रही है, वो तो खैर जब बजट आएगा तभी हमारे सामने तमाम डिटेल्स आएंगी, लेकिन ये सारी तैयारियाँ हैं और पाकिस्तान देखते हैं जनाब इस बार कैसा आवाम के लिए बजट लेकर आता है। अच्छा जी, जहाँ हम बजट की बात कर रहे हैं तो एक जो बड़ा निगलेक्टेड एरिया है उसके ऊपर बात करना चाहेंगे और उससे हमें हर साल जिस तरह की तबाही का सामना करना पड़ रहा है, आपने देखा लास्ट ईयर भी सैलाब की तबाहकारियाँ की आती, एक्सटेंडेड मानसून था। तो ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं इसके सद्देबाब के लिए क्या करना है, बजट में इस हवाले से क्या है? तो पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार उन टॉप कंट्रीज़ में से है जो कि ख़ुद तो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है लेकिन मुतासर बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से हुकूमती संजीदगी का अब आलम क्या है वो आपको हम बता देते हैं कि नए वफाकी बजट में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कोई नया बड़ा मंसूबा शामिल नहीं हुआ है अभी तक। आइंदा माली साल के लिए क्लाइमेट चेंज डिवीज़न के तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब 78 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स मुख्तस किए हैं जो पहले से जारी मंसूबों पर खर्च होंगे। तो दस्तावेज़ात ये भी बताती हैं कि जारी मंसूबों की मजमूई लागत 123 अरब रुपए से ज़ायद है, लेकिन 30 जून 2026 तक सिर्फ 35 अरब रुपए खर्च होने की तवक्को है। सो गुज़िश्ता साल भी इस शोबे के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए थे मगर फंडिंग का खातिर खा इजाफा नहीं हुआ और पाकिस्तान को हर साल सैलाब, हीट वेव, दीगर कुदरती आफात का सामना रहता है। अब माहिरीन कहते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, मॉनसून का प्लान होना चाहिए, इस पर अमल दरामद जो है वो सुस्त रवि का शिकार। अच्छा, और मैं यहाँ पर प्लीज़ ये बात भी कहना चाहूँगा कि हमने खुद अपने माहौल को आलूदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम सबसे ज़्यादा खुद जिम्मेदार हैं। दो कि हमारा इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है माहौलियाती आलूदगी में अगर हम ग्लोबली चेक करें तो, बट स्टिल अभी जो हम अपने मुल्क में असरात देखते हैं, प्री मानसून आ रहा है, पोस्ट मानसून आ रहा है, हेलिंग हो रही है, अर्बन फ्लडिंग हो रही है, ग्लॉफ हो रहा है। लास्ट ईयर वो जो क्लाउड बर्स्ट था वो फिनोमेनन हमने देखा। तो ये सब बातें हैं और ये सब हमें लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया, लेकिन सपोर्ट नहीं करता ना। यस, तो इसको काउंटर कैसे करना है, काउंटर करने के लिए कोई बड़ा मेगा मंसूबा अभी तक नहीं सामने आया। गुफ्तगू कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है चेयरपर्सन कायमा कमेटी सेनेट बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान साहिबा। थैंक यू वेरी मच शेरी साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग टू यू। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से शदीद ख़तरात हैं, ये हमने लास्ट ईयर हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी, लेकिन नए बजट में फ़िलहाल कोई बड़ा मंसूबा शामिल नहीं किया गया। हमारे सामने अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई उस हवाले से। क्या कहेंगी, क्या बताना चाहेंगे, क्या राय रखती हैं आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम आपने आज मौजू का तयन किया है और इस खास तौर से कि आज दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो जाहिर है अगर डिस्कशन हो तो ये बात तो पहली सर फहरिस्त होगी कि ये अलामती बात से आगे कैसे बढ़े। और आपने अभी इशारा नहीं बल्कि ठोस शवाहिद पेश किए हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान की स्पेंडिंग जो बजट की तखमीने होते हैं उसी से एक आपको इशारा मिलता है, अंदिया मिलता है कि कितनी सीरियसनेस है इस इतने बड़े एग्जिस्टेंशियल और बुनियादी मसले और क्राइसिस को हैंडल करने, जब आप ऑलरेडी जून में हैं और आप शदीद जिसे कहते हैं टेम्परेचर के बढ़ने में, मतलब 50 सेंटीग्रेड हो चुका है, उससे ज़्यादा भी जाने वाला है, जाता रहे माजी में, ख़ास तौर से आधे पाकिस्तान में, साउथ में, बलूचिस्तान, सिंध में, और फिर हर इलाके की आबी और फार्मिंग जो आउटपुट है, आबी ज़खायर जो हैं वो कम होते हैं और फार्मिंग आउटपुट आप देखते हैं इससे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ग़िज़ाई सिक्योरिटी भी आपके लिए एक मसला बनता है और
एक बात नहीं, बहुत हैं। आप देख लें कि फ़ज़ाई आलूदगी है, दूसरी चीज़ें। तो दो बातें मैं कहूँगी। देखिए जी, पिछले साल भी यही हुआ। मैंने कमेटी में भी, जिसे कहते हैं PSDP, जो फंडिंग पूरा मुल्क के लिए फेडरल गवर्नमेंट करती है, उससे बड़ी एक डायरेक्शन पता चलती है, ठीक है। उसमें भी पिछले साल कोई ऐसी मतलब ना बढ़ाया नहीं गया जो क्राइसिस है उसके मुनासबत से। और मैंने जब सवाल किया तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते। हाँ। इस साल भी, खैर अभी तो कब्ल वक्त है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में मैंने रुजू किया है कि भाई आपकी इस वक्त जो आप पिछले साल की भी बजट है उसमें आप खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज क्यों नहीं। जाहिर है मिनिस्ट्री खुद नहीं कर रही है, लेकिन जहाँ जहाँ वो पैसे जा रहे हैं, मुक़द्दस किए जा रहे हैं, वहाँ उन डिपार्टमेंट्स में क्या हुआ है, क्यों हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत सारे शोबों में पैसे खर्च करना मुश्किल हो रहा है। यानी कि इस वक्त सिर्फ तकरीबन 35 अरब रुपए खर्च होने की तवक्को है 30 जून तक, इस वक्त 2026 की बजट के क्लोजिंग जो होगी, और पिछले 123 अरब से, ठीक है, एंड कोई 50 करोड़, इसमें से 35 अरब सिर्फ आप कह रहे हैं कि शायद खर्च होंगे। अब ये बहुत बड़ी क्राइसिस है जी, कि आप बजट अपनी यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसी वजह से कि आप, और इसी वजह से आपका तखमीना आगे नहीं बढ़ता। तो इस पर एक कोई जामे मंसूबा बंदी या डिस्कशन हो। फिर दूसरी बात, शायद आप लोगों के इत्तला में नहीं है, मैं आपके तवस्सुत से कहना चाहती हूँ, इधर एक क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी भी लगाई गई है जो बिल्कुल अलग है इस वक्त। रिपोर्ट तो थोड़ा बहुत करती है मिनिस्ट्री को। इनके खर्चे क्या हैं और ये क्या कर रही हैं जी फेडरल गवर्नमेंट ने? अच्छा शहरी साहब, आपने खुद आपने ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा कर दिया है। हर साल, अभी देखिए जून का महीना है, जुलाई से मानसून जो है वो शुरू हो जाएगा, और हमने लास्ट ईयर जो तबाही देखी थी, हमें तो तैयारी हमारे पहले से बेहतर होनी चाहिए। पाकिस्तान हर साल सैलाब, हीट वेव से मुतासर है, नुकसान कम नहीं हो रहा। मैं ये जानना चाहती हूँ, वफाक और सूबों के दरमियान क्लाइमेट चेंज कोऑर्डिनेशन है, कितना मौसर है, और क्या हमारे पास कोई एक इमरजेंसी प्लान है, इस हवाले से एग्जिस्ट करता है इस वक्त? जी, दो बातें मैं आपको इस वक्त, क्योंकि आपने इमरजेंसी का पूछा, एक कंटिजेंसी प्लान होता है, इसी तरह क्लाइमेट कंटिजेंसी इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, और ये IMF के कहने पर रखा जाता है एक फंड, और ये अरबों का फंड होता है, 200-300 अरब से ज़्यादा का। और इसमें सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये आपके किसी भी हादसे और क्लाइमेट रिलेटेड हादसात के लिए रखा गया है। ये प्रोग्राम की कंडीशनैलिटी में अब बिल्ट इन है, ठीक है। प्रोग्राम नहीं, वो जो उनका रेजिलियंस सपोर्ट फंड, उसके हवाले से भी होता है। अब पिछले साल मुझे कहा गया कि ये खर्चा जो 2025 के फ्लड्स आए थे, आपको याद होगा, उस पे हुआ है, लेकिन इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। फिर आप एक अगर बजट की बातें कर रहे हैं तो आप देखें कार्बन लेवी लगाई गई, आपको याद होगा। अब ये कार्बन लेवी का रिंग फेंसिंग नहीं हुई हुई, यानी कि रिंग फेंसिंग का मतलब कि आप इस फंड को कार्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में नहीं डाल रहे हैं, कि कार्बन प्रूफिंग हो या ग्रीनिंग हो। ग्रीन पाकिस्तान, इंसिडेंटली एक अच्छी बात है कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, एक अलग जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री के शायद तखमीने में नहीं आ रहा है, वो PSDP में होगा। उस पे ज़्यादा कट्स नहीं आए, मगर ये मेरी जो नज़र है उसमें पूरा ये जो आपका PSDP है वो पुराने प्रोजेक्ट्स का होगा, क्योंकि आपके पास फंड की कमी है, सिर्फ क्लाइमेट के लिए नहीं, ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए, ठीक है। मगर मैं टैक्सेशन तो तरजीहात आप देख सकते हैं। अगर IMF ने भी ऐसा किया है, एक मेरी बात सुने, बहुत अहम, IMF ने ऐसा किया है कि आपको कहा है कि आप टैक्स लगाएं रिन्यूएबल एनर्जी के चीज़ों पर जो आपको चाहिए होती है, मसलन सोलर पैनल्स पे, और पाकिस्तान इस वक्त, आधा पाकिस्तान खुद ही रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रहा है, ज़्यादातर सोलर पे जी, क्योंकि आप फिर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं जो खौफनाक तरीन हद तक पहुंचती है, खासतौर में कराची और के इलाकों में, ठीक है। और भी मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ, यहाँ पे भी लोड शेडिंग हो रही है। तो हमारे पास है सरप्लस। अब वो उस आर्ग्यूमेंट में मैं नहीं जाना चाहती,
लेकिन टारगेटेड अगर आप माहौलियात की मजमूई बात करेंगे इस बजट के हवाले से तो सही। बहुत कुछ कहने को है और करने को जी। राइटली सेड। थैंक यू वेरी मच शहीर रहमान साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और बड़ा एक अफसोसनाक अलमिया है। देखें वो जैसे भी शहीर साहिबा ने फरमाई थी कि कार्बन लेवी आयद हुई, लेकिन कार्बन लेवी कार्बन जो वहाँ से जनरेशन हो रही है रेवेन्यू की वो कार्बन एमिशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वो कहाँ जा रही है कार्बन लेवी? तो IMF की भी कंडीशनैलिटीज आप देख लें ना कि जो बजट है वो आप डिजास्टर जब हो जाए, जब हादसा हो जाए उसके ऊपर लगाना है, प्रिकॉशंस के लिए नहीं है, प्रिवेंशन के लिए काम नहीं किया जा रहा। हम वो नौबत ही ना आने दें, वो सिचुएशन ही ना आने दें, उस पर काम होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ग्रीन सोलर एनर्जी की बात की, पाकिस्तानियों ने अज खुद अपने तौर पर ये रेवोल्यूशन वो लेकर आए, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जिस तरीके से लोड शेडिंग हो रही है ये सब मिसमैनेजमेंट है। बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। बजट से पहले जरा यही रिपोर्ट करें कि सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स बढ़ेगा और साथ ही साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ने की एक खबर जो है वो बाज़गश्त कर रही है। अफसोसनाक चीज़ है, वही बात है कि खुदकार तरीके से हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ रहे थे अपने इंडिविजुअल सतह पर, लेकिन उसको डिस्करेज किया जा रहा है। इनकरेज करना चाहिए। तो देखिए अब वैसे जब आप कर्ज लेते हैं ना, जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो फिर आपको उन्हीं की शर्तें माननी पड़ती हैं, उन्हीं की तजावीज़ पे फिर आपको बजट भी बनाना पड़ता है, क्योंकि उनको तो ज़ाहिर है जो पैसा देगा वो वसूल भी करेगा आपसे, तो उनका सारा इंटरेस्ट यही है कि हमारा पैसा हमें वापस कैसे मिलेगा, कौन से ज़राए हैं जहाँ से आप मज़ीद रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उनको इससे कोई अच्छा वो ये भी नहीं कह रहे कि आप सैलरीड क्लास पर ही बोझ डालते रहें। ये फैसले कहीं ना कहीं मिड वे आपको ढूंढना पड़ेगा IMF के साथ बैठकर। आई थिंक अब बहुत कुछ हो गया होगा। अब ये जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी कि अब क्या तजवीज़ हैं वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान में, आज उसके हवाले से बात करना चाहेंगे। यानी कि हम हर साल जब जून जुलाई आता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब जो मानसून सीज़न आएगा तो क्या हालात होंगे, सिंध में क्या होंगे, पंजाब में क्या होंगे, बलूचिस्तान में क्या होंगे, KP में क्या होंगे। ये एक ऐसा अलमिया हमारे लिए बन गया है। पाकिस्तान एक ऐसे दहाने पर खड़ा है जहाँ एक तरफ सैलाब शहरों की और खेतों को डुबो रहा है। यानी कि आप सोचें, अब ये बात सिर्फ रूरल नहीं रही, अर्बन फ्लडिंग आपने फिनोमेना सुना होगा, अब ये हम बाकायदा होते हुए भी देख रहे हैं। इस्लामाबाद में हमने, इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पानी खड़ा नहीं रहता था, हमने गाड़ियों को बहते डूबते हुए देखा है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पीने को पानी नहीं है, कराची में टैंकर पर टैंकर निकल रहा है लेकिन लाइनों में पानी नहीं आ रहा है। हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पा रहे, जहाँ पर हमारे पास मॉनसून में इतना एक्स्ट्रा पानी आ जाता है और उसके बाद फिर कुछ ही अरसे बाद जब सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, हम देखते हैं कि भाईजान पानी जो है वाटर स्कार्स हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक 1951 में फीकस पानी की दस्तियाबी 5000 मौकब मीटर से ज़ायद थी, जो अब कम होकर तकरीबन 1000 मौकब मीटर हो चुकी है। अब मुल्क की 80% आबादी को साफ पीने का पानी मुयस्सर ही नहीं है, 80%, जबकि आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफा भी हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी के जो बेदरेग इस्तेमाल है उससे क्या हो रहा है कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी था वो ख़त्म हुए जा रहा है। कम बारिशें हो रही हैं और मौसमियाती तब्दीली इस बहरान को मज़ीद संगीन बनाती जा रही है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल मसाइलों का एक अंबार है, क्योंकि समझ नहीं आ पा रहा कि इसको किस तरह से सॉल्व करें। चलिए, तो इसके लिए हमने आज बड़ी रेलिवेंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर फ्रेश वाटर प्रोग्राम WWF पाकिस्तान महक सिकंदर। थैंक यू सो मच महक सिकंदर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही ब्यूटी एंड वेल बींग फैक्ट्री हेड यूनिलीवर पाकिस्तान असद तकी ने भी हमें ज्वाइन किया है। असद तकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बार बार हम ये सुनते रहते हैं पानी का बहरान, बूंद बूंद को लोग तरस गए हैं। ये बड़ा सादा सा लगता है मामला, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक्चुअली इसका मतलब क्या है? आम अल्फाज में अगर हम पब्लिक को बताना चाहें कि क्या मतलब है इसका। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, वाटर क्राइसिस ये मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की आवाम को बताने की ज़रूरत है नहीं, ये हम डेली बेसिस पर ख़ुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जब नल खोलते हैं तो हमारे पास पानी नहीं होता, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिलमेंट ना हो रही हो तो ये टर्म पानी का बहरान या हम इसे वाटर क्राइसिस कह रहे होते हैं। मैं भी आप लोगों की प्रीवियस टॉक भी सुन रही थी, जैसे कि उसमें भी बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हमारी बढ़ती हुई आबादी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही। दूसरा फैक्टर इसमें क्लाइमेट चेंज है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान ग्लोबली ही ये क्लाइमेट चेंज एक्सपीरियंस हो रहा है।
तो इसकी वजह से हमारे पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं, वेदर पैटर्न्स, हमारी जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं, बारिशों का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेनफॉल्स आ रही हैं वो फ्लैश फ्लडिंग की फॉर्म में आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने रिजर्वायर ज़खायर मौजूद नहीं हैं कि वो इतनी फ्लैश फ्लडिंग को जो है वो रिटेन कर सकें या फ्यूचर ईयर्स या कमिंग मंथ्स के लिए वो रिज़र्व कर सकें। तो पानी का बहरान हम सब डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस किस तरह से हमारे ये वाटर क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। राइट। असद, मैं आपके पास आऊँगा, आप जानना चाहूँगा कि अब ऐसी सिचुएशन में यूनिलीवर पाकिस्तान पानी के बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान में क्या इकदाम कर रहा है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद वाटर क्राइसिस का शिकार है और ऐसे में तमाम इदारों, तमाम कंपनीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। यूनिलीवर में अगर हम बात करें तो सस्टेनेबिलिटी हमारी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और पानी पे स्पेसिफिकली देयर इज़ अ कंप्लीट गवर्नेंस प्रोग्राम दैट वी हैव डिजाइंड अराउंड इट। यही वजह है कि ग्लोबली हमने ये टारगेट किया है कि हम 2030 तक 100 वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में वाटर स्टुअर्डशिप का जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पाकिस्तान में यूनिलीवर की 2 बड़ी फैक्ट्रीज हैं, एक रहीमिया खान में है और एक लाहौर में है। दोनों वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में हैं और दोनों इस ग्लोबल प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं। सो बेसिकली एक तरफ तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद इन फैक्ट्री, जहां पर अपनी कंजम्पशन कम कर रहे हैं, वाटर को रीयूज़ कर रहे हैं, अपने प्रोसेसेस में एफिशिएंसी लेके आ रहे हैं ताकि पानी का जो इस्तेमाल है वो कम हो सके। और दूसरी तरफ पहली मरतबा पाकिस्तान में वी हैव नाउ पार्टनर्ड विद WWF टू इम्प्लीमेंट द स्टुअर्डशिप प्रोग्राम इन द कैचमेंट एरिया, जिसका मतलब ये है कि फैक्ट्री की बाउंड्री के बाहर भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जहाँ पे हम वाटर प्रिजर्व कर सकें। सो इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की बात करें, बेसिकली ज़मीन में पानी को वापस भेजने के लिए रिचार्ज बेल्स लगाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल वाटर की जो वेस्टेज है उसे कम करने के लिए वाटर कोर्स लाइनिंग पे काम हो रहा है, वेटलैंड्स पे काम हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी अवेयरनेस पैदा की जा रही है। और टारगेट यही है कि इन सब इनिशिएटिव से सालाना हम 192 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर रिप्लेनिश और कंजर्व कर सकें। बिल्कुल असद, यही अच्छा वैसे मैं महक आपसे भी ये सवाल जानना चाहूँगी कि पानी के बहरान से निपटने के लिए बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। अभी असद ने भी हवाला दिया, यूनिलीवर पाकिस्तान WWF पाकिस्तान के दरमियान इस हवाले से जो काम हो रहा है उसकी वैसे आप क्या डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें? जी बिल्कुल, देखिए पानी या इन्वामेंटल इश्यूज़ किसी एक इदारे के बस का काम नहीं है। जिस तरह से पानी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हम बेसिकली ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि ना सिर्फ यूनिलीवर बल्कि काफ़ी सारे प्रोडक्शन यूनिट्स, बिजनेसेस एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, कलेक्टिवली काम करें और ज़रूरत भी यही है कि हम सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से यूनिलीवर और WWF पाकिस्तान काम कर रहे हैं पानी को बचाने के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वाटर रिडक्शन एट सोर्स पर ही हम पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो हम डेली बेसिस पर वॉशिंग, लॉन्ड्री, ब्रशिंग के टाइम हम पानी को यूज़ करते वक्त हम थोड़ा सा एतदाल में रहते हुए इस्तेमाल करें। और अब माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ है। हम पिछले कई डेकेड से काम कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ का बल्कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट इदारे जो है वो अब इस मोटिव पर काम कर रहे हैं कि अब हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ अपनी कैचमेंट, जैसे असद साहब ने बताया कि सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं वाटर रिसाइकलिंग रीयूज़ पर, बल्कि बियॉन्ड द फेंस लाइन, अपनी बाउंड्री से बाहर कम्युनिटीज़ में और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो यूनिलीवर के साथ मिलकर हम वाटर रिप्लेनिशमेंट पर काम कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन पर, अवेयरनेस के मोटिव को हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। असद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलिए यहाँ अभी तक इस कॉन्वर्सेशन में ये बात तो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि वाटर क्राइसिस मौजूद है पाकिस्तान में, 80% पॉपुलेशन के पास साफ़ पीने का पानी ही नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो यूनिलीवर अब ये मंसूबा शुरू कर रहा है, इस पर इसका थॉट प्रोसेस क्या था, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या थी, क्या विजन है, क्यों ये फैसला किया गया यूनिलीवर की जानिब से? देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये काम जो हम कर रहे हैं ये किसी एक्सटर्नल प्रेशर या रेगुलेटरी दबाव की वजह से नहीं कर रहे। बेसिकली 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से वी हैव टेकन दिस अप वेरी एक्टिवली। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह हमने बात की कि पाकिस्तान में एक क्राइसिस है, हमारी फैक्ट्रीज की विसिनिटी में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन वाटर। सो हम ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमने वाटर को कंजर्व करना है फॉर कम्युनिटी और एक एक्टिव रोल प्ले करना है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी वजह यह है कि इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पानी हमारे बिजनेस की फाउंडेशन है।
अगर आप देखें तो यूनिलीवर के पूरे वैल्यू चेन में पानी हर जगह मौजूद है, रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन में, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, और इवन जब कंज्यूमर्स हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वहाँ भी पानी इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए पानी को सिर्फ ऐसा हम एक रिसोर्स नहीं समझ रहे, बल्कि कोर बिजनेस इनपुट समझ रहे हैं। अगर वाटर सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है तो पूरा बिजनेस जो है वो पूरा इटसेल्फ रिस्क पे आ जाता है। एंड हेंस दैट इज़ द रीज़न कि पानी के मामले में वी हैव टेकन अ वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच, ताकि हम बिजनेस को भी प्रोटेक्ट कर सकें और इस इकोसिस्टम को भी स्ट्रेंथन कर सकें जिसमें हम सब डिपेंड करते हैं जिस पे। सही। अच्छा मैं आपने अभी थोड़ी देर पहले वाटर रिप्लेनिशमेंट जैसी इस्तेलाह यूज़ की, बट हम इसे सुनते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कीजिएगा, एलैबोरेट कीजिएगा कि इससे क्या मतलब है। अच्छा, वाटर रिप्लेनिशमेंट इन सिंपल टर्म्स, आसान अल्फाज में ये है कि हम जो अर्थ से पानी ले रहे हैं उसको रिटर्न करना। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किस फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं। जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो ऑल्दो अल्टीमेटली रिटर्न हो रहा है अर्थ को। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम किस फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड यूनिलीवर के साथ मिलके और डिफरेंट बिजनेसेस के साथ मिलके WWF पाकिस्तान वाटर रिप्लेनिशमेंट पर काम कर रहा है। मैं चंद एक एग्जांपल्स आपको दूंगी जिससे और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली वाटर रिप्लेनिशमेंट है क्या। तो हम सुन रहे होते हैं कि जो है वो बोर खुश्क हो गया या बोर ड्राई हो गया या वाटर टेबल जो है वो डाउन हो गया। तो रीज़न यही है कि वाटर जो है हम ज़मीन से एब्स्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम वापस नहीं दे रहे। बारिशें भी हमारी बहुत लिमिटेड हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वी केम अप विद द आइडिया डिफरेंट रिसर्चर्स के थ्रू मिलकर कि हम जो ग्राउंड वाटर आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें। तो इसमें बेसिकली हम एक्वाफर से ऊपर जो है वो पानी को रेन वाटर को हम रिलीज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से वो नेचुरली ट्रीट होके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा होता है। इसके अलावा जो हम बेसिकली जो चैलेंजेस हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से एब्लूशन वाटर रीयूज़ सिस्टम, वज़ू का पानी बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड नहीं होता, तो डिफरेंट मसाजिद में हम ओवरऑल पाकिस्तान में एब्लूशन वाटर सिस्टम को नेचुरल ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो ट्रीट करवाने के बाद रीयूज़ करवा रहे हैं फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पसेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है जो रूफ टॉप्स हैं उससे कनेक्ट करने के बाद जो है वो वाटर को अवेलेबल करते हैं इवन आफ्टर रेन्स। तो ये चंद एक इनिशिएटिव्स हैं जो कि बेसिकली वाटर रिप्लेनिशमेंट में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट। असद, यस कॉर्पोरेट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी सैडली हम पाकिस्तान में कॉर्पोरेट्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओन करते हम नहीं देखते उनको। क्या आप पे कोई बैरूनी दबाव या फिर कोई हुकूमत की तरफ से कोई दबाव था इस मंसूबे को टेकअप करने की वजह के लिए? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, कोई बैरूनी दबाव या एक्सटर्नल प्रेशर या गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर नहीं था। आई थिंक जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एजेंडा को पिक करें। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं हम एहसास करें कि इस कम्युनिटी में वाकई एक क्राइसिस पैदा हो चुका है और हमें उसमें अपना एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज इसी के अंदर सबकी सस्टेनेबिलिटी है, पूरे इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी है, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी है, लोगों की सस्टेनेबिलिटी है, एंड हेंस दैट इज द रीजन दैट वी हैव पिक्ड दिस अप। अच्छा, मैं आपसे मैं जानना चाहूँगी, हमारे यहाँ पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। एक इस्तिलाह यूज़ होती है वाटर स्टीवर्डशिप, यानी कि जो फ्रेश वाटर है उसकी प्रोटेक्शन, उसका यूज़फुल उसकी मैनेजमेंट। ये बड़ा टेक्निकल मसला लगता है, इसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं, इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? अच्छा देखिए, वाटर स्टीवर्डशिप का जो टर्म है वो इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि आप पानी को, इस मसले को बेसिकली ओन करें, समझें और इस रिसोर्स को अपनाएं। तो वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जिस चीज़ को आप ओन करते हैं और उसकी केयर भी आप ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो अवेयरनेस के हवाले से हम स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट ये विद इन द कम्युनिटीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बिजनेसेस में, कि पानी को किस तरह से एज अ प्रीशियस रिसोर्स, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स समझ के उनको रियलाइज़ करवाएं और उसके बाद सेंसिटाइज़ करवाएं और उसके बाद उनको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें प्लेज के साथ कि वो उसको कंजर्व करेंगी, रिडक्शन एट सोर्स करेंगी और अपना समझ के इस पर काम करेंगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अवेयरनेस हमारी जो रीच है वो महदूद लोगों तक है। आप जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू
मीडिया के थ्रू हम ये आम पब्लिक तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि वाटर हमारे लिए ना सिर्फ नेशनल लेवल पर, सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, ग्लोबली वाटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनता जा रहा है, जिसकी हिफाजत करना और अवेयरनेस के थ्रू लोगों तक पैगाम पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अग्रीड अग्रीड। थैंक यू वेरी मच असद एंड महक फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। और देखें, पानी का मसला ये जो है ना, इन्हें खुद सॉल्व करना है। अब ये मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पानी हमारे पास आता है सैलाबी सूरत हालों में, हम जब देखते हैं सैलाबी मौसम में, ये मानसून में हम देखते हैं, उसको रिचार्ज भी नहीं किया जाता और ना ही रिजर्व किया जाता है। और एज ए बॉयज़ हमारे पास क्या कंडीशन है, वो मामला तो आपको पता ही है। तो ये पानी हमने खुद ही मैनेज करना है, वाटर मैनेजमेंट हमारी जिम्मेदारी है और इंडिविजुअल स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। इंडिविजुअल ये है कि जब आप दांत ब्रश कर रहे हैं, क्यों आपने टैप वाटर खोला, बंद कर दें। बर्तन डिश वॉश कर रहे हैं, आप पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत कुछ करके हम अपने हिस्से की थोड़ी कहते हैं ना, हिस्से की शमा जला सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं। अग्रीड। तो जनाब, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हमारे पास वक्त एक ब्रेक का और हाजिर होंगे हम ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम जनाब बात करें बाखबर सवेरा में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, पानी, वाटर क्राइसिस, पानी की स्कार्सिटी के हवाले से। जी, ताकि आप लोगों को हम समझा सकें कि पानी की जो किल्लत है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है तशवीशनाक हद तक। लेकिन पाकिस्तान में पानी की बढ़ती हुई किल्लत और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अब क्या हो रहा है, 4 बड़े डैमों की तामीर का काम तेज़ कर दिया गया है। इनमें दयामीर भाषा डैम है, मोहम्मद डैम है, करमतुंगी डैम है और जो न्यू गाज डैम है वो शामिल है। अब इनसे मुल्क की पानी की जो ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसमें 80 लाख एकड़ फुट से ज़ायद का इजाफा होगा। और हुकाम सदफ ये भी बताते हैं कि सिर्फ दयामीर भाषा डैम ही 6.4 बिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। और इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो तरबेला, मंगला और चश्मा बैराज बड़े आबी ज़खायर हैं, लेकिन बढ़ती हुई तलब है और बदलता हुआ मौसम है, मौसमियाती तगय्युरात हैं, इसके बायस नए डैम्स को कौमी तरजीह करार दिया गया है। और ये बात तो कहते हैं ना, हम सालों से ये बात कही जा रही है, लेकिन इस पर हमें सीरियस होकर अब काम करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की अब ये ज़रूरत बन गया है कि ये डैम जो है इमरजेंसी बुनियादों पर बनाए जाएँ। अच्छा जी, ये तो इशू हो गया और ज़ाहिर है इस पर देखते हैं कि बजट में क्या मज़ीद मालूमात हमारे सामने आती हैं कि क्या तजवीज़ रखी गई हैं। एक और इशू की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे और वो है जनाब तालीम से जुड़ा इशू। और तालीम बड़ी मैटर करती है, लेकिन हम आए दिन देख रहे होते हैं कि असातिज़ा बायकॉट कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो कराची में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी, वहाँ के असातिज़ा का एहतजाज जो है, और ज़ाहिर है इससे फिर आपका जो दर्स व तदरीस का मामला है वो भी रुक जाता है। उनके बॉयकॉट को पता है कितने दिन हो गए? 35 दिन से ज़्यादा हो गए। अब हज़ारों तलबा हैं, उनका तालीमी साल मुतासर होने का खदशा है। अब जो इनके अंजुमन असातिज़ा की जो जनरल बॉडी है उसका इजलास हुआ, इसमें मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज और बायकॉट जारी रखने का फैसला हुआ है। असातिज़ा ही कहते हैं कि हाउस सेलिंग जो एरियाज़ हैं या इवनिंग प्रोग्राम जो वाजिबात हैं, साथ में उन्होंने कहा जी इम्तहानी अदायगियाँ हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात हैं, तवील अरसे से रुकी हुई हैं, तो ये जारी की जाएँ। और असातिज़ा के मुतालबात और इंतज़ामिया की जो सुस्ती है उसमें इस सब डायनामिक के दौरान तलबा रुल गए हैं और रुल रहे हैं। तालीमी शेड्यूल में खलल है, इम्तहानात के गैर यकीनी होने से तलबा परेशानी का शिकार हैं। तो जनाब, कराची वफाकी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लें तो असातिज़ा वहाँ पर जहाँ हम देख रहे हैं कि जामिया कराची में अपने साथियों के नक्शे कदम पर चल निकले, वहाँ पर भी यही सिचुएशन है। उन्होंने भी तदरीसी अमल और 8 जून से शुरू होने वाले इम्तहानात के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाबिता खान शनवारी के दौर को नाकाम करार दे दिया और यूनिवर्सिटी में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करके वीसी दौर के एहतसाब का मुतालबा किया है। चलें तो ज़रा हम मज़ीद जानते हैं कि अब होना क्या चाहिए और हो क्या। हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, मुझे बताइएगा, अब हम देख रहे हैं 35 रोज़ से ज़्यादा हो गए हैं, तालीमी साल मुतासर भी हो रहा है तलबा का। ये जो मुज़ाकरात का मामला है, ये जो मसले हैं, इनको तय कर लिया जाए, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? जी देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची में आज तदरीसी अमल को मौसूल हुए हुए मजमूई तौर पर आज 38वां दिन है। तो 38वें दिन से कबल तकरीबन 3 दिन कबल जो है मुज़ाकरात हुए थे। हायर एजुकेशन कमीशन सिंध हुकूमत की हिदायत के ऊपर उसने मुज़ाकरात किए थे अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची से, जिस पर इस बात का तयन हो गया था कि असातिज़ा यूनिवर्सिटी जाकर स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे। लेकिन जैसे असातिज़ा जामिया कराची पहुंचे, जनरल बॉडी का इजलास हुआ
तो जनरल बॉडी इजलास के अंदर असातिज़ा ने अपनी अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि 40 दिन तक आपने हमको इस की बत्ती के पीछे लगाया और 40 दिन बाद आपसे हमसे बोल रहे हैं कॉल ऑफ कर लें। ताहम आज 38 दिन गुजर जाने के बावजूद जामिया कराची का जो माली बुरान है वो बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। हाउस सीलिंग, वाजिबात और शाम के असातिज़ा की तनख्वाह का मामला बदस्तूर इल्तिमा का शिकार है। इस हवाले से जामिया कराची के वाइस चांसलर ने कमोबेश 10 से 15 दिन कबल चीफ सेक्रेटरी सिंध और सूबाई वजारत यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड को एक खत अरसाल किया था, जिसके अंदर जामिया कराची से एक मालियाती बेल आउट पैकेज का मुतालबा किया गया था और अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची को दावत दी गई थी कि वो स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें और कॉल ऑफ करने के बाद पेट के मसले को हल करते हैं। जामिया कराची के तालिब इल्मों का पहला सेमेस्टर ज़ाया हो गया और इस वक्त सेमेस्टर ब्रेक है और सेमेस्टर ब्रेक होने के बाद अब वो जो प्लानिंग की जाती है मुल्क से बाहर जाने की, शहर से बाहर जाने की या घूमने फिरने की, वो तमाम की तमाम इल्तिवा का शिकार है। बड़ी तादाद के अंदर असातिज़ा, तलबा और तालिबात इज़्तिराब का शिकार है। और इसके साथ साथ एक और जो दूसरी बड़ी सूरत सामने आई है वो आई है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तान की उर्दू जबान के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके असातिज़ा ने भी अब हाउस सीलिंग, वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ 8 जून से शुरू होने वाले इम्तहानात के बाइकआउट का मुकम्मल ऐलान कर दिया है। तो इस तरह पाकिस्तान की 2 बड़ी जामियात के अंदर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई अबतरी का शिकार है। इसके साथ साथ जो अंजुमन असातिज़ा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो कि बहैसियत चांसलर होते हैं उनसे मुतालबा किया है और वफाकी वज़ीर तालीम जो कि इस वक्त प्रो वाइस चांसलर हैं उनसे मुतालबा किया है कि तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाए। तो मजमूई तौर पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को पाकिस्तान की 2 बड़ी जामियात के मसाइल को संजीदा अंदाज के अंदर लेना होगा। लेकिन एक चीज़ मुझे बता दें क्विकली, क्या माली वसाइल नहीं है? ज़ाहिर है असातिज़ा जो हैं उन्हें उनका भी घर इसी से चलता है ना, उनकी तनख्वाहों से चलता है। फिर जब वाजिबात की अदायगी नहीं होगी, जो उनके दीगर पाक्स हैं वो नहीं मिलेंगे, तो कैसे वो फिर अपने अमूर ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ाएंगे? फिर वो ज़ाहिर है बाइकआउट ही करेंगे। तो क्या माली मसाइल हैं यहाँ पर? जी देखिए बिल्कुल वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो उसके पास मसाइल और चीज़ें तमाम की तमाम मौजूद हैं। वहाँ पे इंतजामी बुरान की सूरत हाल है और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को सीलिंग और तमाम के तमाम वाजिबात मिलने चाहिए और यूनिवर्सिटी अदा कर सकती है। वो क्यों अदा नहीं कर रही, इस सूरत हाल के हवाले से मुतादिद मरतबा दरखास्तें जो है असातिज़ा की जानिब से मुताल्लिक़ा वज़ारतों को अरसाल की गई। जब आप जामिया कराची की बात करेंगे तो जामिया कराची का बुरान इस वक्त इंतहाई अबतरी का शिकार है। जामिया कराची के वाइस चांसलर एक खत अरसाल कर चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने बेल आउट पैकेज का मुतालबा किया था। अगर वो बेल आउट पैकेज मंजूर हो जाता है तो वाइस चांसलर ये कहते हैं कि उनको हाउस सीलिंग देने के ऊपर कोई एतराज नहीं है। वो असातिज़ा बैठे, बातचीत करें, तरीक़ेकार को तय करें, वो हाउस सीलिंग अदा कर देंगे। अनवर आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें अपडेट्स दे रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गुफरान आलम साहब जो कि सदर अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान साहब ये बताइएगा जामिया कराची में तालीम मुतासर हो रही है, बच्चे भी रुलते हुए नजर आ रहे हैं, एहतजाज और बाइकआउट वैसे ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा? क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? देखिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारा इनपुट लेने का, और दूसरी तरफ अगर एहतजाज के हवाले से बात की जाए तो देखें आज कोई 38वां दिन है हमारे एहतजाज को, और अनफॉर्चुनेटली जो इंतज़ामिया होती है या हुकूमत होती है उसका काम होता है अगर एहतजाज हो रहा है कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई नुकसान हो रहा है, जो गिविंग हैंड पे लोग हैं उनको चाहिए कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करके मामले को हल करें। अनफॉर्चुनेटली आज 38 दिन हो गए लेकिन अब तक कोई भी पेशरफ माली हवाले से नहीं की गई, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना इंतज़ामिया की तरफ से, जिसकी वजह से असातिज़ा और मुलाजमी जो है उनका गम गुस्सा शदीद है और वो इस बात पे राज़ी नहीं है कि अगर हम 38 दिन बैठने के बाद जो है वो खाली हाथ वापस जाएं। हम यहाँ बारहा कोशिश करते रहे कि डायलॉग के जरिए मसले को हल किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उस पर कोई जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही। आप खुद समझ सकते हैं कि 38 दिन से शदीद गर्मी में बैठे हुए असातिज़ा मुलाजमीन किस कर्ब से गुजर रहे होंगे, जो ईद के दिन भी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, आप मुझे ज़रा इसे बताइएगा, ये जो एहतजाज से पहले जामिया कराची के डायरेक्टर फाइनेंस ने कोई माली मुश्किलात के हवाले से बताया था? क्या उस पर कोई इत्तेफाक राय हुआ था कि भाई मसले हैं बाद में हल हो जाएंगे? ये तमाम तरफ उमूर आए थे ज़ेर बहस? देखिए हम 12 जी गुफरान। अच्छा, गुफरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ऑडियो रिकनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। मैं ये सोच 38वां दिन है आज, 38 डेज़ से ये एहतजाज चल रहा है, बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही है, लेकिन ऐसा इतना भी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड मुतालबात नहीं है कि जो कि 38 डेज़ में हल नहीं हो पा रहे। लीव इन कैशमेंट का मसला है, एरियर्स का मसला है, और जाहिर सी बात है फिर वही बात है कि असातिज़ा सिर्फ और सिर्फ ये अपनी एक महदूद तनख्वाह के अंदर अपने सारे उमूर चलाते हैं, अपने घरेलू मामला देखते हैं, जो उनको तनख्वाहें मिलती हैं ये बस वहीं तक लिमिटेड होते हैं।
आप देखिए, जामे कराची की बात करें या वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की बात करें, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तो चांसलर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, वज़ीर तालीम है वो। दूसरे के चांसलर गवर्नर साहब हैं, गवर्नर सिंध की मैं बात करूँ निहाल हाशमी। तो ये मसला तो बड़े आसानी से हल हो सकता है। असातिज़ा को क्यों नहीं सुना? पहले ही इन बेचारों की मतलब ज़ाहिर है इतने मसाइल होते हैं और इतना ज़ाहिर मुस्तक़बिल के मेमारों को संवार रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट इनकी जॉब है, उसके बावजूद इनको हम नहीं सुन रहे हैं। वही बात आपकी ना कि आखिर तालीम के हवाले से हम क्यों देखते हैं साइम के, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन हो, ना बजट मुख्तस किए जाते हैं प्रॉपर। और फिर हम ये देख रहे हैं हमारे यहाँ तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो हमारे गुफरान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा प्लीज़ अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। साथ में एक सवाल भी पुट करता हूँ। एहतजाज से कबल जामिया कराची डायरेक्टर फाइनेंस ने आपको माली मुश्किलात का बताया था और आपने इत्तफाक किया था, अब उसके बावजूद बायकॉट क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो माली मुश्किलात के हवाले से बताया गया है। और अच्छा। अगर माली मुश्किलात है तो वो भी एक बैड मैनेजमेंट का नतीजा ही है। और बेसिकली अभी भी जो है जो करीबी लोग हैं, जो इनर सर्कल के लोग हैं, उनकी तमाम पेमेंट्स हो रही हैं। सिर्फ आम असातिज़ा, आम मुलाजमीन की पेमेंट्स रुकी हुई हैं। और मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि तरजीहात डिफरेंट हैं और इसी वजह से जो है हम सफ़र कर रहे हैं। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि 2.5-3 साल से जब पेमेंट्स नहीं होती है, जो रिटायर हो रहे हैं उनके 4-4, 5-5 साल से ड्यूज़ पेमेंट नहीं हो रही, तो आखिर वो कहाँ जाएँ? क्या वो जो है वो अपनी सफ़ेद पोशी छोड़ के किस तरीके से हुकूमत वक्त से मुतालबा करें कि जो है इनको ये बात समझ में आए कि आखिर हमें भी अपने घर चलाने, अपनी फैमिलीज़ देखनी है और असातिज़ा को जिस तरीके से तंग किया जा रहा है उससे वो किस तरीके से पुरसुकून होकर क्लास में जा सकते हैं। अच्छा, तो गुफरान, लेकिन हम तो सुन ये भी रहे थे कि आप लोगों ने सूबाई जो HSC है उसको यकीन दहानी कराई थी कि बॉयकॉट ख़त्म कर देंगे, लेकिन जनरल बॉडी इजलास में असातिज़ा के दबाव में आकर ये ख़त्म नहीं किया गया है, ऐसे ही है? देखिए, यकीन दहानी नहीं कराई थी। जब मुज़ाकरात होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं और उसको जब पब्लिक में ला के रखा जाता है जहाँ पे बात होती है, जब पेशरफ नहीं होगी उसमें असातिज़ा ने सिर्फ ये बात कही कि जो है वो अगर माली तौर पर कोई पेशरफ नहीं हो पा रही और सामने भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, 40 दिन का वक्त दिया जा रहा है, अच्छा। तो फिर ये चीज़ जो है वो बेनतीजा ही रहेगी। आपको पता है कि हमारे यहाँ कमेटियों का जो हाल होता है, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया और जो है उन्होंने कहा कि हमारा बायकॉट जारी रहेगा। हमने HEC से रब्ता किया है, हमने उन्हें कहा है कि आप मीटिंग बुलाएं, पहली मीटिंग होती है, कोई पेशरफ्त होती है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल इस क्राइसिस को रिजॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू सो मच गुफरान आलम हमारे साथ। देखते हैं जनाब ये मसला फिर कब हल होता है। अब हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।